ओके, लास्ट लेक्चर में 8.5 हुआ था ना। ओके, तो 8.6 स्टार्ट करते हैं, पर 8.6 किसके ऊपर डिपेंड है? देखो, ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, पहले हमने डेरिवेटिव स्टडी किया, डिफरेंशिएशन, बाद में उसका एप्लीकेशन, उसके बाद हमने स्टडी किया क्या? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन स्टडी किया। वैसे डिफरेंशिएशन स्टडी, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी किया, और अब उसका एप्लीकेशन स्टडी करने वाले। एक ही एक्सरसाइज है और मुझे लगता है 5 क्वेश्चन है। ओके, और इजी है, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, सब में एक पैटर्न फॉलो होता है बस। ठीक है, तो पैटर्न क्या है? एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का मेन फंडा क्या है? तो सिंपल, ये पूरा कंसेप्ट एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी। 8 या 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा था प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मोस्टली वो पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं। समझो एक पॉपुलेशन सिटी की काउंट कर रहे हैं, और 10 साल बाद पॉपुलेशन काउंट करोगे उसी सिटी की, तो पॉपुलेशन बड़ी होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर टाइम और पॉपुलेशन एक साथ रखेंगे तो उन दोनों में डायरेक्टली रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, समझ में आया? जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। सिमिलरली नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दिया ना, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, समझो हमने यहाँ पे n लिया, n इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, समझो आपने कोई मशीन खरीदी। ओके, 1 साल बाद वही मशीन बेचने जाओगे, समझो अभी 1 लाख प्राइस है, आप खरीद रहे हो, 1 साल बाद 1 लाख मिलेगा नहीं ना, डिक्रीज होता जाएगा। तो मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन समझ में आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सामने लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा इनवर्स में लिखते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर? ओके, देखो ये एक्चुअली इंक्रीजिंग फैक्टर है, टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, और ये एक्चुअली डिक्रीजिंग फैक्टर है, टाइम के हिसाब से वो डिक्रीज हो रहा है। दिमाग में रख सकते हो? ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका क्या करना है, इसमें आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो कि इतने टाइम बाद इस सिटी का पॉपुलेशन कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेट। मतलब आप ऐसे भी बता सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके कि 10 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा, 100 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा, ये बता सकते हो। क्लियर? समझो डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना अकाउंट में, हाँ, तो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, वो कितने साल के बाद उसकी प्राइस क्या हो सकती है, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, आप अभी बता सकते हो। क्लियर? इसका यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो कैसे यूज करते देखो, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द पॉपुलेशन p इंक्रीजेस, पॉपुलेशन p इंक्रीज हो रहा है एट द टाइम के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ p, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ p मतलब डेरिवेटिव ऑफ p, रेट ऑफ चेंज ऑफ p, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। ये प्रोपोर्शनल किसके साथ होगा? पॉपुलेशन एट दैट टाइम। समझ में आया? ठीक है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ p इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। क्लियर? अब मैंने तो 8-9 स्टैंडर्ड में ये तो पढ़ा है कि अगर मुझे इस साइन को हटाना होगा, इसके जगह इज इक्वल टू लाना होगा, तो क्या करते हैं हम, एक कांस्टेंट को लाते हैं k, और यहाँ पे लिखेंगे kp। समझ में आया? वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k is a constant of proportionality। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, ध्यान देना, ये डेरिवेटिव आया मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? इसमें ये कांस्टेंट भी है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। क्लियर? अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं वेरिएबल सेपरेबल कंसेप्ट यूज करूंगा। कैसे? डीपी के साथ पी होना चाहिए, dt के साथ कुछ नहीं है तो dt को इस तरफ खींच दो। क्लियर? तो मैं वैसे लिखता हूँ, मैं लिखूंगा dp अपॉन p, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, ये समझा, और dt को इस तरफ खींचो k dt। क्लियर? इससे मुझे नॉर्मल इक्वेशन बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट बोथ द साइड। ये समझ में आ रहा है ना? तो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको 1 अपॉन p लिखता हूँ, उसके बाद dp लिखता हूँ। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए k को बाहर और यहाँ पे dt लिखता हूँ। क्लियर? अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है,
1/x होता तो 1 log x, तो इसका क्या आएगा log p। वेरी गुड। हाँ, ये तो k एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1 होता तो x लिखते ना, तो यहाँ पे सिंपल p। समझा? ओके ठीक है। इसके बाद हाँ आगे प्लस भी आता है ना, प्लस। इसके बाद मैं डायरेक्टली ऐसे बोलूंगा, अगर log p इज इक्वल टू दिस होगा तो p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी प्लस सी। ये थोड़ा सा ऊपर से गया होगा, ये क्या किया, ओके ये थोड़ा सा समझाता हूँ, साइड में समझाता हूँ, बाद में रफ वर्क है, उसको ज़्यादा दिमाग में मत रखना, सिर्फ कैसे है वो पता करो। ये के टी प्लस सी ऐसे मैंने लिख दिया, ओके। मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ और एज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे 1 है। कुछ फर्क पड़ेगा इसको 1 लिखने के बाद, सेम ही है ना, ओके। हाँ, तो मुझे इतना तो पता है कि वो लॉग ई का मतलब 1 होता है, तो 1 के जगह मैं लॉग ई लिख सकता हूँ। क्लियर? अब लॉग के रूल के हिसाब से ये इसके सिर के ऊपर जाके बैठेगा, तो लॉग पी इज इक्वल टू लॉग ई के सिर के ऊपर के टी प्लस सी। ठीक है, तो कंपैरिजन करो, लॉग लॉग सेम है, इज इक्वल टू है तो दिस इक्वल टू दिस, एक्चुअली कट नहीं होता है ये, तो मैं बोलूंगा p इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये समझ में आया? ओके, ये लिखना नहीं है, ये सब ज्ञान की बातें हैं, आपको ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ समझना है कि हाँ बाबा ऐसे आता है। आपको नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टली पता होना चाहिए कि p इज इक्वल टू दिस ई रेस टू के टी प्लस सी। क्लियर? हाँ चलो, ये मिल गया। इसके बाद और एक चीज़, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? नहीं समझा? नहीं समझा? ठीक है, इसको रफ कर दे, ये समझ में आया ना? ठीक है। अरे एकदम बकवास फॉर्मूला यूज किया मैंने, क्या सोच रहे हो? ए रेस टू एम प्लस एन होगा तो मैंने ए रेस टू एन यूज किया, समझा? ये आपका फाइनल प्रोसेस होगा, ये एक्चुअली आपका एक इक्वेशन होगा, इसको बाद में सॉल्व करते जाएंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन में इतना स्टेप तो सेम होगा, एग्जैक्टली हर एक, कौन सा भी क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग वाला हो। ओके, अब देखो, सेम हमने ग्रोथ का एग्जांपल लिया, टाइम के हिसाब से ग्रो कर रहा है, अगर टाइम के हिसाब से कम हो रहा है तो उसे कहते हैं फॉर डिके। डिके मतलब कम होता जाता है टाइम के हिसाब से। इफ एक्स इज अ अमाउंट ऑफ एनी डिकेइंग मटेरियल, डिकेइंग मटेरियल मतलब कम होने वाला मटेरियल, ओके, एट द टाइम, देन dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्चुअली यहाँ पे पहले प्रोपोर्शनल था, ओके, मैंने प्रोपोर्शनल हटा दिया, डायरेक्टली के एक्स लिया। अब ये माइनस इंडिकेट क्या करता है? डिके, डिक्रीज हो रहा है ना, इसके वजह से मैंने माइनस के लिया। यहाँ पे मैंने प्लस के लिया था, ये मैंने प्लस के लिया, अरे यार ठीक है, ये मैंने प्लस के लिया, ओके, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे मैंने माइनस के लिया क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? समझ में आया? ओके, इसको भी सेम वैसे सॉल्व करोगे तो इसमें देखो, हम पहले x को उस तरफ लेके जाते हैं, तो dx अपॉन एक्स हो जाएगा, ये माइनस के इंटू डी टी, इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, ओके। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log x, इसका आएगा माइनस के टी प्लस सी, ओके। तो x इज इक्वल टू, डायरेक्टली बोलो, ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी, तो x इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी, ओके। इसके आगे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको, है ना, ई रेस टू के और ई रेस टू सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ई रेस टू के या फिर ई रेस टू के टी, जो कुछ भी होगा ये निकालना, और ई रेस टू सी की वैल्यू निकालना, ये आपने अगर निकाल दिया पूरे क्वेश्चन में तो आपका पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखो ये। चलो एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ का क्वेश्चन है, ओके। ग्रोथ मतलब इंक्रीज हो रहा है, सिंपल। द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, सेम द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। कैसे किया था? अब भी लिखा था वैसे, ओके। तो हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, इतने का हम एज्यूम करते हैं, उन्होंने नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं दिए तो हम एज्यूम करते हैं लेट एक्स बी नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये मैंने एज्यूम किया, ओके। प्रेजेंट एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर मतलब dx विथ रिस्पेक्ट टू dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया x। क्लियर? हाँ, dx के अपॉन dt को हम इज इक्वल टू kx भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद ये x नीचे जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो dx अपॉन x इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेशन निकालो, 1 अपॉन एक्स dx और ये k इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये तो दिमाग में बैठ गया होगा अभी, सेम ही प्रोसीजर है सब। तो log x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, तो x इज इक्वल टू ई के टी प्लस सी। ओके, हाँ, अब मैं यहाँ पे इसको लाता हूँ। तो x इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब सब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसके ऊपर नजर रखना। ओके, क्योंकि मुझे ई रेस टू के और ई रेस टू सी की वैल्यू निकालनी। पहली स्टेप एज्यूम करना, हर बार हर क्वेश्चन में एज्यूम करना कि जब टाइम जीरो होगा, टाइम जीरो मतलब इनिशियली क्या था। ओके, समझो फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, अभी इस साल मेरे पास समझो कि 20 बच्चे हैं, तो इनिशियली मैं क्या करूंगा 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 20। 2 साल बाद वही 40 बच्चे हुए, तो आफ्टर 2 years नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40। तो इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तब मेरे पास कितना काउंट था 20। समझ में आया? ओके, तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट नहीं एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया मेरे पास n थे, n, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? तो मैं n एज्यूम करूंगा। जैसे मैंने अभी बोला कि 20 नंबर बोला था, तो एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि 20 है, वैसे उन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो मैं n एज्यूम करता हूँ। तो इस इक्वेशन में ये सब पुट करो, x के जगह कौन आएगा n, x मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया ना, e k टाइम कितना था 0 और ये e रेस टू c। तो n एज इट इज e रेस टू k इंटू 0, तो 0 बन गया, और ये e c e रेस टू c। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, किसी के भी सर के ऊपर 0 हो जाएगा 1, तो e रेस टू c n। तो मुझे यहाँ से e रेस टू c की वैल्यू पता चल रही है, दैट इज n। ओके, इस इक्वेशन में मैंने इसको ढूंढ लिया। अब मैं इसकी बारी है, इसकी वैल्यू निकाले। ठीक है, उसके लिए उन्होंने आगे इंफॉर्मेशन दिया, इट इज फाउंड दैट इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 hours। ओके, 4 घंटों के बाद नंबर डबल हो रहा है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास नंबर कितना था n, इसका डबल मतलब बोलो 2n एग्जैक्टली। ओके, तो मैं सेकेंड स्टेप सॉल्व करूंगा। एट t इज इक्वल टू 4, 4 घंटे के बाद x मेरा n था वो अभी 2n बन गया। समझा? फिर से उसी इक्वेशन को देखो, x के जगह आप कौन जाएगा 2n, e रेस टू k t के जगह कौन है 4, और ये e रेस टू c एज इट इज। ओके, बट मुझे अभी e रेस टू c की वैल्यू पता है n। क्लियर? सो 2n इज इक्वल टू e रेस टू ये 4 के लिख सकता हूँ, और ये यहाँ पे n, तो n तो सीधा कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, तो e रेस टू 4k की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। इसको भी बॉक्स करो, देखो e रेस टू k की निकालने थी वैल्यू, पर मैंने e रेस टू 4k की निकाली, चलेगा। ठीक है, बाद में देखते हैं कि इसको एडजस्ट करना है या नहीं। ठीक है, चलो, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट भी मैंने सॉल्व कर दिया 4 hours वाली। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 hours। 12 घंटे बाद क्या होगा? तो हम लिखते हैं एट t इज इक्वल टू, अब क्या लिखूं मैं यहाँ पे 12 ना। हाँ, अब मुझे पता नहीं कि x क्या है। ओके, मुझे यहाँ पे पता था कि डबल हुए, अब नहीं पता है। तो फिर से इक्वेशन 1 की तरफ देखो, x के जगह कुछ नहीं आएगा, x एज इट इज। ओके, e रेस टू k t के जगह क्या आएगा 12, और e रेस टू c को एज इट इज लिखते हैं पहले। e रेस टू ये 12k बन गया। ओके, e रेस टू c के जगह n आ गया। ओके, अब ध्यान देना, इसके जगह कुछ तो लिखना पड़ेगा, वो कहाँ से लिखूंगा मैं? यहाँ से। क्लियर? अब यहाँ पे तो 4k, यहाँ पे 12k, डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकते, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। कैसे एडजस्ट करता हूँ? मैं यहाँ पे 4k लिखता हूँ,
और ऊपर 3 लिखता हूँ, समझ में आया होगा। 4 3 ज़ा 12, क्लियर। अब e रेस टू 4k की तो वैल्यू निकाली हमने, दैट इज 2, तो 2 का क्यूब और ये n, 2 का क्यूब कितना आया 8 और ये n। उन्होंने बोला है कि 12 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने टाइम्स होंगे, कितने मल्टीपल में होंगे, तो 8 टाइम्स। ओके, तो ऐसे लिखेंगे आफ्टर 12 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर 8 टाइम्स, इतना इनफ है, ठीक है। हाँ, सी कहाँ से कहाँ तक कौन सा इक्वेशन यूज किया वो सब मेंशन करो। जैसे कि अपने ये इक्वेशन 1 था ना, इसका 2 दे दो और यहाँ पे e रेस टू सी की वैल्यू पुट कर रही है ना, तो लिखो फ्रॉम 2, ये समझा। हाँ, अब यहाँ पे अपने e रेस टू 4 के जगह वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम 3, ऐसा वाला 3, ओके। इसको इक्वेशन 3 नाम देना। पूरा कंसेप्ट समझ में आया? इजी है, मुझे नहीं कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये भी सेम वैसे पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाइम इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट द टाइम, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पॉपुलेशन क्या एज्यूम करें, पी एज्यूम करते हैं, ओके। लेट पॉपुलेशन, एक्स भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। बीपी एट टाइम, ठीक है। तो वो बोल रहे कि रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम, तो ये तो हमें पता चला कि डिफरेंशिएटिंग पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, क्लियर। इसका सेम वैसे ही सॉल्व करो, तो डी पी अपॉन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इज इक्वल टू करते हैं ना, सॉरी पहले डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के पी, ओके। शिफ्ट करो, यहाँ पे करता हूँ, ओके। शिफ्ट करोगे तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू के डी टी, सेम प्रोसीजर होगा, कुछ अलग नहीं है। इंटीग्रेशन निकालोगे 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ओके। तो ये लॉग पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ पी इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी, ये समझा, डायरेक्ट किया। हाँ, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। मैंने जैसे बोला कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसके ऊपर नज़र रखना, ठीक है। हाँ, अब पहले इनिशियल निकालेंगे। इनिशियल में क्या था, उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है उन्होंने। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, देखो स्टेटमेंट फिर से रीड करो। इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000, इनिशियल कितना है 40,000, उसके बाद 60,000 हुआ, कितने साल में, 40 ईयर्स में, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, पहले इनिशियल में 40,000 था। इनिशियल मतलब टी एट टी इज इक्वल टू 0, जब टी 0 होगा तो हमारा पॉपुलेशन था वो 40,000 था, ये क्लियर, ओके। तो इस इक्वेशन में पुट करो 40,000 इज इक्वल टू ई रेस टू के टी के जगह 0 और ई रेस टू सी, ये तो 1 बन जाएगा, ओके। तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो कि ई रेस टू सी मुझे 40,000 मिल रहा है, ओके। दिस इज इक्वेशन 2, ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 40,000 का 60,000 हुआ इन 40 ईयर्स में, 40 साल के बाद। तो मैं लिखता हूँ एट टी इज इक्वल टू 40, 40 साल के बाद मेरा पॉपुलेशन है वो अब 60,000 है। फिर से इक्वेशन 1 की तरफ जाओ, यहाँ पे पी के जगह 60,000 और ई रेस टू के टी के जगह 40 और ई रेस टू सी, ठीक है। फिर से 60,000 लिखता हूँ और ये 40 के बन जाएगा, 40 के, और यहाँ पे कितना है 40,000, ई रेस टू सी 40,000 ना, समझा। यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये 4 0 और इसके 4 0 कट, ओके। ये 2 2 जा और ये 2 3 जा, बाद में 2 उसको जाके डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे 3/2 और ई रेस टू 40 के मिल गया, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, ये गिवन में दिए देखो 3/2 अंडर रूट में, तो अंडर रूट वाला इसका कंसेप्ट यूज होगा कहीं पे,
पहले तो इसको ऐसे ही रख देता हूँ आपको समझने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ क्योंकि आगे क्या होने वाला है मुझे पता है, इस नंबर से पता चल रहा है। ठीक है, तो अभी तो इसको ऐसे ही रखता हूँ। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। अनदर 20 ईयर्स, आगे के 20 साल में क्या होगा। तो सिर्फ मुझे इतना बताओ कि t इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे। t इज इक्वल टू करेक्ट करेक्ट कितना, हाँ एग्जैक्टली 60। क्यों 60 बोला इसने, क्योंकि पहले 40 ईयर्स हो गए, उसके बाद 20 ईयर्स, मतलब टोटल टाइम कितना हुआ अभी 60। ओके, हम जो t लेते हैं ना वो इनिशियल से लेते हैं, कभी भी ध्यान में रखना। अनदर 20 ईयर्स मतलब इनिशियल से अभी तक 60 ईयर्स हुए। क्लियर, तो हमें कितने पॉपुलेशन है वो निकालना है, p क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें फिर से इक्वेशन 1 की तरफ जाओ, वो हर बार यूज होगा। p के जगह नहीं पता है, e रेस टू के, t के जगह अभी 60 आएगा, और ये e रेस टू c, और ये e रेस टू 60 के, e रेस टू c के जगह 40,000। ठीक है, गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, ये e रेस टू 60 के जगह मैं क्या पुट करूँ, मेरे पास तो e रेस टू 40 के है ना। ओके, ये तो नहीं पुट कर सकता हूँ, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो मुझे दोनों में 20 कॉमन लगता है। ओके, तो मैं इसको वैसे ही कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले ये 3/2 लिखता हूँ, e रेस टू में यहाँ पे लिखता हूँ 20 के, और बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। समझ में आया, हाँ, इसके वजह से वहां पे स्क्वायर रूट दिया है। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, समझा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ओके, स्क्वायर रूट लिया तो अंडर रूट ऑफ 3/2 बन गया। ओके, और ये e रेस टू 20 के आ गया। दिस इज इक्वेशन 3। समझा ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से, हाँ। अब भी यहाँ पे इसकी वैल्यू मत निकालना, पुट मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। कब करना है मैं बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सोचता हूँ, यहाँ पे 20 के आया ना, तो इसको भी 20 में लिखते हैं। ये 20 के और मल्टीप्लाई कितने से, 3, वेरी गुड, ये 40,000। ओके, 20 के की वैल्यू मेरी अंडर रूट ऑफ 3/2 आए, इसका क्यूब, और 40,000। अभी भी इसकी वैल्यू मत पुट करना क्योंकि उसका क्यूब निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, हाँ, पर मैं आपको एक बताता हूँ, ये शायद पता भी होगा। रूट एक्स का अगर मैं क्यूब निकालता हूँ तो कितना आएगा, एक्स रूट एक्स, क्योंकि 3 एक्स रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे, उसमें से 2 रूट एक्स एक्स बनाएंगे, 1 रूट एक्स बचेगा। क्लियर, तो इसका सेम बताओ, एक्स रूट एक्स ना, तो एक्स मतलब 3/2, रूट एक्स मतलब रूट 3/2, ये इसका क्यूब। समझा, आगे कौन है, 40,000। चलो, ये 2 से डिवाइड हुआ तो ये 20,000 हुआ, 20,000 इंटू 3 ये कितना हुआ, 60,000, इसका मल्टीप्लीकेशन। अब ये बचा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.2247, इसका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, 6 7 42, 4 बचा, 6 4 24, ये 28, 2 बचा, 6 2 12, ये 14, 1 6 2 12, ये 13, फिर से 1 6 1 6, और ये 7। ओके, पॉइंट कहाँ पे गया, ये 4 0 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इतना 73,482 इतना पॉपुलेशन होगा आफ्टर 60 ईयर्स। क्लियर, ओके, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। सेम है, ग्रोथ का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो पहले तो हम पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। फॉर्मेलिटी क्या है, हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने एज्यूम किया एट टाइम टी। इसका मतलब dx अपॉन dt ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के साथ, t नहीं x के साथ। ओके, सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू kx हो जाएगा, तो dx अपॉन x इज इक्वल टू k dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx और k इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये सेम अब बायर्ड हो गया पूरा एज इट इज। तो log x इज इक्वल टू kt प्लस c, डायरेक्टली लिखते हैं x इज इक्वल टू e रेस टू kt और ये e रेस टू c, खत्म।
इक्वेशन 1। कुछ नहीं आता है तो इतना तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इनिशियली क्या दिया है क्या देखो, इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, मतलब t 0 होगा तब नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा 1000। क्लियर। तो एट t इज इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1000। ओके, तो इक्वेशन 1 की तरफ जाओ, x के जगह 1000 पुट किया तो e के t के जगह 0 और ये e रेस टू c। क्लियर, ये 0 बन गया, सॉरी 1 बन गया पूरा। ओके, 1 क्यों बताया ना, एनीथिंग रेस टू 0, तो डायरेक्टली e रेस टू c की वैल्यू आ रही है 1000। इसको हम इक्वेशन 2 नाम देंगे। इसके बाद दिया है एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद नंबर डबल हुआ। चलो दिमाग लगा, t इज इक्वल टू 1 आवर लिखता हूं तो x इक्वल टू कितना होगा, सोचो 2000, क्यों डबल हुआ ना नंबर, समझा। फिर से इक्वेशन 1 की तरफ जाओ, x के जगह क्या आएगा 2000 और e रेस टू k, t के जगह भी 1 होगा और ये e रेस टू c। 2000 एज इट इज, ये e k बचेगा, e रेस टू c के जगह 1000, ये 3 0, ये 3 0, तो सिंपल 2 बच रहा है। यहाँ से डायरेक्टली e रेस टू k की वैल्यू आ रही है 2, इक्वेशन 3। अब देखो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा है, मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि इसके आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 40 के 30 के ऐसे नंबर होते हैं तब हम सॉल्व करते हैं। ये तो ई रेस टू के आया डायरेक्ट। क्लियर। अब फाइनल सॉल्व करेंगे। फाइनल में बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 अवर्स। 5/2 अवर्स के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना होगा, तो t इज इक्वल टू हम 5/2 लिखते, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है x ना, x कितना होगा। फिर से इक्वेशन 1 की तरफ देखो, x e रेस टू k, t के जगह 5/2 और ये e रेस टू c। इसको आराम से सॉल्व करना, ये e रेस टू में लिखता हूँ, अब भी लिखता हूँ 5/2 k, यहाँ पे मैं 1000 लिखूंगा, ये समझा। ओके हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ देखो, e रेस टू k, ओके, और उसका पावर 5/2, समझा। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे e रेस टू k की वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे सिंपल 2 लिखूंगा, 2 का पावर 5/2। अभी इतना भी नहीं मुझे पता है कि 2 का पावर 5/2 क्या होगा, मुझे उन्होंने गिवन में रूट ऑफ 2 दिया है। क्लियर। तो इसको कन्वर्ट करता हूँ कि रूट में आ जाए, तो कैसे कन्वर्ट करता हूँ देखो, 2 इसका हाफ लिख के बाहर 5, ये 5/2, समझा। ओके, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है हाफ पावर मतलब √2 होती है, हाफ पावर मतलब √2 ना। ओके, सो रूट होता है, हाफ पावर मतलब √2 नहीं, सिंपल रूट। ठीक है। अभी भी मैं ये वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट कर सकता, 1.1414 पुट किया तो रेस टू 5 करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं निकालूंगा कि √2 का 5 पावर कितना आएगा, तो वो आता है 4√2। ओके, ये कैसे निकाला, 4√2 मैंने कैसे बोला, 5 पावर मतलब √2 कितने बार मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स। चलो 5 टाइम्स करते हैं। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 2, इन दोनों का 2 × 2 4 और ये √2, समझा। ठीक है, 4 के साथ 1000 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4000 इंटू √2 की वैल्यू दी है, दैट इज 1.1414 है ना, नहीं 414 है ना, इतना ही है। ये अच्छे से लिखा है, करे देखो चेक करो, हाँ 414 करेक्ट है। मल्टीप्लाई करो, हाँ ये 3 0 और ये 3 डिजिट जाएंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16 1, 4 1 ज़ा 4 ये 5, 4 4 ज़ा 16 1, 4 1 ज़ा 4 ये 5, 5656। ओके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 5656, 5656। ठीक, कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो फाइंड द पॉपुलेशन। ये भी सेम पॉपुलेशन है, पहले फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। सेम हमें पता है क्या क्या करना है। पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि लेट पी बी द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एट टाइम टी, एट टाइम टी। ठीक है, सो डी पी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के पी। ओके, dp upon p is equal to k dt।
ये तो सेम। ओके, अब इंटीग्रेशन 1/p/dp इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ dt। ओके, इसका क्या आएगा log p और इसका आएगा kt प्लस सी। तो सो p इज इक्वल टू ई रेस टू के टी प्लस सी, ये हमने सॉरी ई रेस टू के टी इंटू सी करते हैं डायरेक्ट। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में ये तो करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन बिना देखे भी कर सकते, जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन भी देखने की। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी। क्या निकालना है, देखो हमें पॉपुलेशन निकालना है ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम, कौन सा भी टाइम ले लो। तो एक्चुअली वो चाहते कि इक्वेशन बना के दिखाओ, ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें टाइम के जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40, पॉपुलेशन आना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको आंसर नहीं चाहिए डेफिनेट कि ये पॉपुलेशन इतना है, 1 लाख 2 लाख पॉपुलेशन है, आंसर नहीं चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए। वो एक्सपेक्ट हमसे ये कर रहे हैं। गिवन दैट द रेट इंक्रीज, ये सब मैंने सॉल्व किया, रेट इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, ये सब यहाँ पे किया। ओके, हाँ आगे दिया है एंड दैट इन अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के बाद द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000। सो इनिशियल पॉपुलेशन इज 30 एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एट टी इज इक्वल टू 0, नहीं पॉपुलेशन कितना होगा 30,000। तो इक्वेशन देखो, p के जगह हम 30,000 लिखेंगे, e रेस टू के, t के जगह 0, e रेस टू सी। तो डायरेक्टली बोलो e रेस टू सी के जगह। ओके, अब पैटर्न समझ में आया आपको, पूरा कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद 40 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन 40,000। सो 40 ईयर्स मतलब एट टी इज इक्वल टू 40। ओके, पॉपुलेशन इज 40,000। ओके, चलो सो इक्वेशन 1 देखो, पॉपुलेशन p के जगह 40,000 लिख दिया और e रेस टू के, t के जगह 40 आएगा और c के जगह 30,000, e रेस टू c के जगह 30,000 डायरेक्टली लिख दिया। ये 4 0 ये गया, 3 उस तरफ जाएगा, सो 4/3 और e रेस टू ये 40k। ओके, इसको कुछ तो करना पड़ेगा, बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद हमें निकालना है पूरा इक्वेशन, मतलब जब सिंपल टाइम होगा, कौन सा भी टाइम हो, हमें पॉपुलेशन मिलना चाहिए, ऐसा इक्वेशन बनाना है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्चुअली वो इक्वेशन यही है। क्लियर। इसमें मुझे क्या नहीं पता था, ई रेस टू के की वैल्यू और ई रेस टू सी की वैल्यू। अगर मैंने ई रेस टू के जगह कुछ नंबर लिख दिया तो सिंपल बचता क्या यहाँ पे टी। तो मैं बोलूंगा टी की जगह आपको चाहिए वो ईयर लिख दो, 40 ईयर्स 100 ईयर्स 200, सिंपल। ई रेस टू सी के जगह अगर नंबर लिख दिया पूरा इक्वेशन बन जाएगा। ई रेस टू सी के जगह मुझे पता है 30,000, बट ई रेस टू के जगह नहीं पता है, यहाँ पे मुझे ई रेस टू 40k पता है। क्लियर। तो देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, ये 4/3 लिखता हूँ, ई रेस टू के लिखता हूँ और बाहर लिखता हूँ 40। क्लियर। समझो अगर यहाँ पे 2 होता, 2 मतलब स्क्वायर, तो ई रेस टू के निकालने के लिए मैं क्या करता, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। समझा। पर यहाँ पे 2 नहीं है 40 है, तो क्या करेंगे, टेकिंग 1/4 पावर 1/40 पावर ऑन बोथ साइड। समझा। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर होता है ना, तो 1/40 पावर। ठीक है। अब समझो आपने यहाँ पे 1/40 पावर लिया, 40 कैंसिल, बचेगा क्या 1, और यहाँ पे 1/40 तो रहेगा, तो ये 4/3, इसकी पावर कितनी है 1/40 और इसकी पावर कितनी है 1, सो ई रेस टू के बचा। तो इक्वेशन 1 में इसको और इसको पुट कर दो, आपका आंसर खत्म। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 and 3। ये 3 इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है कि P क्या होगा, e रेस टू के क्या होगा, e रेस टू के क्या होगा 4/3 रेस टू 1/40, और उसके बाजू में कौन है T है ना यहाँ पे। ओके, और e रेस टू सी के जगह क्या होगा 30,000। क्लियर। इसको मैं आगे लिखता हूँ 30,000 और इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ 4/30, T ऊपर लिखेंगे यहाँ पे T/40। तो मैं उनको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, इसमें वो मैं बोल रहा हूँ कि T के जगह आपको चाहिए वो नंबर लिख दो, कितना भी टाइम लिख दो, 100 ईयर्स 200, आपका पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो वही है ना, फाइंड द पॉपुलेशन
ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम पॉपुलेशन। समझा? ठीक है, करो। चलो 8.6 का लास्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। अब देखो ये डिक्रीज वाला है, अभी तक हम इंक्रीज वाले सॉल्व कर रहे थे। ओके, डिप्रिशिएशन मतलब डिक्रीज हो रहा है। डीवी अपॉन डी टी ऑफ अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टी प्लस वन। ये ध्यान देना है, ये क्या दिया है, ये अब ट्रेडिशनल मेथड है जब हम जो सॉल्व कर रहे थे। ओके, फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी नहीं है। वो बोल रहे डीवी अपॉन डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन, ठीक है, किसके साथ है, स्क्वायर ऑफ टी प्लस वन, टी प्लस वन का स्क्वायर। ये समझा? ठीक है, अब मैं इसमें k ऐड करूंगा इज इक्वल टू करके, तो dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर। माइनस के है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ये dt इस तरफ आएगा, k को वैसे ही रहने दो, dt को इस तरफ लेके आओ। क्यों? क्योंकि ये t वाला टर्म है। ओके, वेरिएबल सेपरेबल, सो dv माइनस के 1 अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर और ये डी टी। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, ये माइनस के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस वन स्क्वायर डी टी। ठीक है, हाँ। डी वी का इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा, x होता तो dx होता तो x ना, तो dv होगा तो v, सिंपल। ओके, माइनस के, अब आराम से बताना इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसके लिए मैं बताता हूँ। चलो, आपको पता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव ऐसे, तो इंटीग्रेशन ऐसे जाओगे ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस दे दो। क्लियर? ओके, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन टी प्लस वन, बट यहाँ पे माइनस नहीं है तो इसको माइनस आएगा, -1 अपॉन, ठीक है, प्लस ये सी। क्लियर? ये अलग है, अभी तक जो सॉल्व किया उसमें अलग है। ये क्लियर समझा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने एज्यूम किया ये एक्स स्क्वायर है तो -1 अपॉन एक्स आएगा, पर इसका डेरिवेटिव फिर से निकालेंगे, टी का 1 आता है, 1 का 0, इनफ है, तो माइनस माइनस है प्लस, के अपॉन टी प्लस वन प्लस सी बचा। ओके, चलो ये तो मिल गया पहला इक्वेशन। यहाँ पे ई रेस टू के ऐसे कुछ नहीं बन रहा है, अलग है थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट वी बी द वैल्यू ऑफ मशीन टी ईयर्स आफ्टर इट वॉज परचेस, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 8 लाख। इनिशियल दिया है, इनिशियल मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 जब होगा तब वैल्यू ऑफ मशीन इज 8 लाख। ठीक है, 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे v के जगह 1 2 3 4 5। ओके, k, t के जगह क्या आएगा 0, 0 प्लस 1 तो ये 1 ही बनेगा, और ये प्लस c। तो इन शॉर्ट में बोलता हूँ कि k प्लस c इज इक्वल टू 8 लाख मुझे मिल रहा है। इस इक्वेशन को 2 नाम देते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, इसके बाद बोल रहे इट्स वैल्यू इज डिक्रीज 1 लाख इन फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 1, वैल्यू कितनी है, नहीं 7 लाख। सोचो कैसे लिखा मैंने 7 लाख, हाँ डिक्रीज 1 लाख से कम हो गई तो 7 लाख बन गया। क्लियर? तो इक्वेशन 1 कहाँ पे है, ये ना, इसमें पुट करो, वैल्यू कितना है अभी 7 लाख, 1 2 3 4 5 के, टी के जगह क्या आएगा यहाँ पे 1 ना, सो ये 1 प्लस 1 2 प्लस सी। ओके, हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 14 लाख सॉरी, और ये के और ये 2c, के प्लस 2c इज इक्वल टू 14 लाख। बराबर, इसको इक्वेशन 3 देते। मुझे क्या करना है यहाँ पे, के और सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी तरफ देखो इसके तरफ देखो, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, मुझे सिर्फ वैल्यू निकालनी है के और सी की, तो के प्लस 2c पहले लिखता हूँ, ये बड़ा वाला इक्वेशन 14 लाख,
और ये K प्लस सी इज इक्वल टू 8 लाख। माइनस माइनस भी होगा ना, ये कैंसिल है, ये कैंसिल, 2C में से C गया तो C बचा, और 14 में से ये गया तो कितना बचता है 6। ठीक है, C इज इक्वल टू 6 लाख आया। अब मुझे K की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठाओ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दे। ओके, सो पुट C इज इक्वल टू 6 लाख इन इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं 2 है ना, 2। सो K C के जगह बराबर है, हाँ ये 0 ही काउंट करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरफ आया तो K इज इक्वल टू कितना बन जाएगा डायरेक्टली 2 लाख। चलो K और C मिल गया। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर। अब जगह नहीं बची है, पहले ये लिखो उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके ओके डन। अब देखो हमें निकालना है फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर के बाद क्या वैल्यू होगी, तो इक्वेशन 1 की तरफ देखो, और यहाँ पे T इज इक्वल टू कितना होगा, अभी 6 होगा ना 6 ईयर के बाद। तो एट T इज इक्वल टू 6 वैल्यू कितनी होगी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, V इज इक्वल टू K अपॉन ये 6 होगा प्लस 1 प्लस ये C। ठीक, ओके, सो V इज इक्वल टू K अपॉन K के जगह कितना आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई ये 7 प्लस C के जगह कितना है 6 लाख। ठीक है, ये मुझे बताओ 2 लाख डिवाइडेड बाई 7 कितना आया, 285 तो आएगा। आगे 71 पॉइंट कितना है 42, बस इतना इनफ है, तो 6 लाख। ठीक है, ये 28,000 है, देखो 6 लाख में 28,000 ऐड हुआ तो 6,28,571.42। दिस इज योर वैल्यू ऑफ मशीन। ओके, देखो